उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से कोई 15 किलोमीटर दूर हमारे एक सब्सक्राइबर स्वरा का घर है। 12th कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बनारस के ही कॉलेज में एडमिशन लिया, पर जहां इनका कॉलेज है ना, वो एरिया काफी क्राउडेड था, बहुत गौच पहुंच रहती थी उधर। और स्वरा को चाहिए था कुछ बिल्कुल पीसफुल, जहां पर वो आराम से रह सके, और इसीलिए उन्होंने बनारस के खुजवा इलाके में अपने लिए एक हॉस्टल का इंतजाम कर लिया। वो हॉस्टल नया नया बना था और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा था उधर। पर जब यार स्वरा वो हॉस्टल देखने पहुंची ना, तो ये पाती है कि उस हॉस्टल के जो ओनर है उनकी फैमिली भी वहीं रहती है ग्राउंड फ्लोर पे। स्वरा को लगा कि चलो अच्छा है, फैमिली के होने की वजह से कम सेफ्टी तो इंश्योर्ड रहेगी मेरी। पर भाई स्वरा यहाँ एक बहुत बड़े गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी। वो अभी एक ऐसे जाल में फंसने जा रही थी जिससे बाहर निकलने की कहानी ना आपको हिला के रख देगी एकदम। इस बेहद ही थ्रिलिंग इवेंट को मेरे साथ खुद स्वरा ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट फिलहाल आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखो, जो स्वरा है ना, ये आज तक अपने परिवार वालों के साथ ही रही हैं। अब ये पहली बार था कि इनको बाहर का एक्सपोजर मिल रहा है और अब ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने वाली थी। तो बनारस में एक एरिया है दुर्गा कुंड। इसी दुर्गा कुंड के पास खुजवा इलाके में इन्होंने अपने लिए एक हॉस्टल का इंतजाम किया। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना, वरना आप आगे की कड़ी मिस कर देंगे। अब ये हॉस्टल टोटल 2 फ्लोर का है। नीचे वाले फ्लोर पे 2 डबल सीटर रूम है, मतलब 2 ऐसे रूम है जिसमें सिर्फ 2-2 लोग रह सकते हैं, और इसके अलावा एक 6 सीटर रूम है। मतलब टोटल ग्राउंड फ्लोर की कैपेसिटी 6, 2, 8, 2, 10 लोगों की थी। उसी ग्राउंड फ्लोर पर इन सबके लिए एक कॉमन वॉशरूम और एक छोटा सा इमरजेंसी किचन भी था। अब इसके अलावा वहीं साइड में एक आंगन भी था जिसमें थोड़ी बहुत ग्रीनरी थी। अच्छा, अब जो ऊपर वाला फ्लोर था, वहां पर जहां सीढ़ी खत्म होती है वहीं से ऊपर छत के लिए रास्ता जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ सीढ़ी खत्म हो रही है, इधर से छत के लिए रास्ता मुड़ गया, और यहाँ साइड में एक जाली वाला गेट था। इस जाली वाले गेट को खोल के जब आप अंदर घुसेंगे तब ऊपर का पूरा सेटअप दिखाई देता है, जहां पर रूम्स वगैरह बने हुए थे। उस एरिया में एंटर करते ही सबसे पहले इधर एक कॉमन वॉशरूम आता है। फिर यहाँ से सीधा राइट हैंड साइड में एक छोटा सा रूम था जिसे स्वरा ने लिया था। ये रूम डबल सीटर है, मतलब 2 बेड लगे हुए। स्वरा के रूम के ठीक सामने एक छोटा किचन भी है जिसमें लॉक लगा हुआ था, और वहां से थोड़ा सा आगे जाकर एक 8 सीटर रूम है, मतलब उसमें 8 बेड लगे हुए टोटल। आई होप आपको अभी लेआउट क्लियर हो गया होगा। अभी स्वरा बताती हैं कि जो इनका रूम है ना, इसमें 2 गेट हैं। एक तो लकड़ी वाला गेट जिससे ये मेन एंट्री लेती हैं, और दूसरा कांच वाला गेट बालकनी से जुड़ा हुआ है। अब जब स्वरा वहां रूम देखने गई तब इन्होंने पाया कि भाई ये उस हॉस्टल की पहली लड़की है। जो ओनर थे उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये ओनर और फैमिली अभी हॉस्टल में ही रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। इन्होंने ये बिल्डिंग रेंट पर ले रखा था हॉस्टल चलाने के लिए। अब इस सेम हॉस्टल का एक और ब्रांच है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, वो पूरा ऑक्यूपाइड है। वहां पर बहुत सारे स्टाफ और लड़कियां रहती हैं ऑलरेडी। इसलिए ओनर ने सोचा कि भाई जब तक हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम अभी इस नए हॉस्टल में रहेंगे। अब यहाँ उस ओनर की फैमिली में अंकल, आंटी और उनके 2 बेटे थे। एक जो छोटा बेटा है वो यहीं इनके साथ रहता है, और जो बड़ा बेटा है वो इनके दूसरे वाले ब्रांच में रहता है। वहां का मैनेजमेंट इनका बड़ा बेटा देखता है। अभी ये सब कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, क्योंकि इसका भी एक तगड़ा लिंक मिलेगा आपको आगे। अब मैं जो भी बता रहा हूँ इसको एकदम विजुअलाइज करना प्रॉपर तरीके से, और कोई भी पार्ट मिस मत करना, वरना आगे के लिंक्स आपको पता नहीं चलेंगे। अब स्वरा ऊपर वाले कमरे का जो डबल सीटर रूम था उसमें शिफ्ट हो जाती हैं। ये वहां पर आराम से रहने लगी, और ये आगे लिखती हैं कि जो आंटी थी ना, वो कभी कभी स्वरा को बोलती कि तुम अकेले रहती हो ऊपर, रात को अपना सब काम वाम निपटा के हमारे पास आके नीचे सो जाया करो। पर स्वरा को भाई अकेले रहना पसंद था, तो इसलिए वो पोलाइटली मना कर देते कि नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, जब ऐसे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब देखो, स्वरा का डेली रूटीन ये था कि सुबह सुबह उठती, अपना नहाती, उसके बाद फिर जो नीचे अंकल आंटी थे उनके ही पास नाश्ता करती और नाश्ता करके कॉलेज चले जाती। कॉलेज से ये दोपहर में वापस आती थी और कभी मन होता तो खाती, वरना कभी कभार ऐसे ही सो जाती थी। अब शाम में जब कभी मन होता तो ये घर के बाहर निकल के आसपास की गलियों में टहल लेती, और इनकी लाइफ काफी सॉर्टेड थी, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। अब जब ये रेगुलर कॉलेज जाने लगी तब इनके वहां भी कुछ दोस्त बन गए, और इनको पता चलता है कि ये दोस्त इनके आसपास ही रहते हैं। मतलब जो वो पूरा एरिया था, स्वरा उस एरिया के एकदम फ्रंट स्टार्टिंग में रहती थी, जहां से वो एरिया स्टार्ट होता है, और जो इसके दोस्त थे ये एंड में जाके अंदर की तरफ रह रहे थे। अभी जो ये हॉस्टल बिल्डिंग है उसके आसपास लोगों के घर बने हुए हैं, और ये बताते हैं कि ज्यादा कोई अपने घर से ना बाहर निकलता नहीं था। मतलब इन्होंने किसी को ऐसे देखा नहीं कि उस मोहल्ले में बहुत हलचल हो रही है, ऐसा कुछ। वो एक काफी शांत इलाका था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज स्वरा बताती हैं कि इनके रूटीन में एक ना फिक्स काम करती थी। सुबह उठने के बाद ये अपने घर पे बात करती, और फिर ये ना हरि स्तोत्रम सुनती थी डेली बेसिस पे। और शाम को जब ये ऊपर या बाहर कहीं छत पे टहलने जाती
तब भी ये हरी स्त्रोत्रम सुनती ही सुनती थी। ये इनका एक फिक्स रूटीन था। और इसके अलावा हर थर्सडे को ये तुलसी मानस मंदिर जाती थी और ये इनके लाइफ का एकदम इंटीग्रल पार्ट हो चुका था। अब यहाँ होता क्या है कि जब भी स्वरा रात में सोने के लिए जाती, तब जो बालकनी का वो कांच वाला गेट था ना, उसके पर्दे को ये हटा दिया करती थी। इन्होंने बताया कि मुझे वहां ऊपर अकेले रहते हुए 1 महीने बीत चुके थे, पर ऐसा कुछ अलग सा फील नहीं हुआ मुझे। पर मैं जब भी ऊपर से नीचे जाती थी अंकल आंटी के घर में, तब वहां नीचे पहुंच के ना मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होती थी। पर मैंने कभी किसी और एंगल से सोचा ही नहीं। अक्सर आंटी इनको बोला करती कि यार ये हॉस्टल जो है हमने बहुत मुश्किल से खोला है, और जैसे हम ये हॉस्टल चलाने लगे हैं तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर उस अंकल के पैर में, जो इस हॉस्टल के ओनर थे, फ्रैक्चर हो रखा था। स्वरा यहाँ आगे बताती हैं कि जो इनका छोटा बेटा है वो इससे सिर्फ 1 साल ही जूनियर था, और यहाँ पे स्वरा की उससे अच्छी दोस्ती हो गई। मतलब एक भाई बहन वाला रिश्ता बन चुका था। अब वहाँ रहते रहते स्वरा को 40 दिन बीत चुके थे, और फिर इन्हें पता चलता है कि जो इनका दूसरा हॉस्टल है ना, उसमें एक लड़की है। उसे वहां पर पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो हॉस्टल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी। तो जो इस हॉस्टल के ओनर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम ना हमारे नए वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, वहां पर काफी शांति है, तुम आराम से रह पाओगी। इस लड़की का नाम है श्रद्धा, जो कि क्लास 12th में थी। ये स्कूल जाती थी और साथ में नीट की तैयारी भी कर रही थी। श्रद्धा को यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही जो एक 2 सीटर रूम था, उसमें जगह मिल जाती है। वो रूम अंकल आंटी के रूम के जस्ट बाजू में है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, श्रद्धा और स्वरा की बॉन्डिंग अच्छी होने लगी। अब अक्सर ऐसा होता कि भाई श्रद्धा रात को स्वरा के रूम में ऐसे आती गेम वेम खेलने पढ़ने के लिए, और रात को उसी के बेड पे सो जाती, जो उसका दूसरा वाला बेड था स्वरा के कमरे के अंदर। अब चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब ऐसा होता है कि जो अंकल आंटी का बेटा है, वो भी अब धीरे धीरे करके कभी कभार स्वरा के रूम में आने लगा। वो आता, वहाँ पे ये लोग गेम वेम खेलते, बातचीत करते, कभी कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाते तो वो सब खाते, और वो भी कभी कभार, मतलब 3-4 दिन में एक बार, वहीं ऊपर रूम में सो जाता स्वरा के। धीरे धीरे इन तीनों की बॉन्डिंग काफी तगड़ी हो चुकी थी। और अब स्वरा बताती हैं कि जब हमारी आंटी के बेटे से अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तब हमने नोटिस करना स्टार्ट किया कि वो ना कई बार बहुत परेशान लगता था अंदर से। ऐसा लगता कि वो ना कुछ मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, पर कोई चीज है जो उसे रोक रही है। अब इसी बीच उस हॉस्टल में 2 और नई लड़कियां आती हैं। ये दोनों लड़कियां स्वरा से भी सीनियर थी और उनकी मास्टर्स डिग्री चल रही थी। एक का नाम था कृतिका और दूसरी का नाम था सौम्या। और ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पर जो श्रद्धा के बाजू वाला 2 सीटर रूम था, उसमें अपना ठिकाना बना लेते हैं। मैंने बताया था ग्राउंड फ्लोर पर 2 2 सीटर रूम है। एक श्रद्धा ने ले रखी है और उसके बाजू वाले रूम को इन दोनों ने ले लिया। अब जो ये 2 सीनियर लड़कियां थी, इनसे भी श्रद्धा और स्वरा की अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अब ये चारों मस्त अपना ग्रुप बना के बाहर आउटिंग पे जाते हैं, ऐसे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, आपस में बातचीत। समझ रहे हो ना, एक सीनियर और जूनियर वाला बॉन्ड जो होता है। जो ये दोनों सीनियर लड़कियां थी, ये बहुत बार इनके लिए स्नैक्स लेके आती और इनकी बहुत तगड़ी बॉन्डिंग बन चुकी है। अब सुनो क्या होता है। एक दिन इन सब ने प्लान बनाया कि रात को खाना खाने के बाद जो स्वरा के फ्लोर पे खाली वाला 8 सीटर रूम है ना, उसमें बैठ के हम लोग रात को लैपटॉप पे आज एक हॉरर मूवी देखेंगे। अब सबने इस प्लान के लिए डन कर दिया। रात को खाना वाना खाने के बाद ये चारों लोग ऊपर वो 8 सीटर रूम में इकट्ठे होते हैं और फिर लैपटॉप खोल के उस पे द कंज्यूरिंग मूवी चला दी। अब होता क्या है कि मूवी देखते देखते इनको सिर्फ 30-40 मिनट बीते थे, और जो स्वरा है वो बोलती है सबसे कि यार मुझे ना अब नींद आ रही है, कल सुबह मुझे जल्दी उठ के कॉलेज जाना है। उसने बोला कि आप सब मूवी देखना कंटिन्यू करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब पहले तो सबने रोकने की कोशिश की कि यार ये क्या बात हुई, तूने प्लान बना फिर तू जा रही है। फिर सबको लगा कि चलो ठीक है, सुबह से कॉलेज जाना रहता है तो जाने देते हैं, हम लोग अपना मूवी देखना कंटिन्यू करेंगे। अब इस टाइम पर कमरे की पूरी लाइट बंद है और सिर्फ जो लैपटॉप की स्क्रीन से रोशनी आ रही थी उतनी ही लाइट थी। अब यहाँ स्वरा ने ये सोचा कि यार एक छोटा सा प्रैंक करते हैं इनके साथ। इसने सबको बोला कि अपने कमरे में जा रही है, पर ना ये कमरे में गई नहीं। इसने सिर्फ वो 8 सीटर रूम का जो डोर था उसको लॉक करने का ऐसे प्रिटेंड किया, बस आवाज आई उसकी। और ये धीरे से ऐसे क्रॉल करते हुए इनका जो बेड था ना, जिसपे ये लोग बैठ के सब मूवी देख रहे थे, उस बेड के नीचे घुस जाती है। अब यहां बेड के अंदर लेटे लेटे स्वरा वेट कर रही थी कि कब वो घोस्ट वाला सीन आएगा। और कुछ सेकंड लेटने के बाद जब इसे पता चलने लगा कि अभी वो जो हॉरर सीन है वो आने वाला है मूवी का, तब ये क्या करती है कि उस एकदम टेंस्ड माहौल में बेड के नीचे से बाहर निकल के सबके सामने आ जाती है। और भाई साहब, जिस तरीके से स्वरा इनके सामने आई थी, वो सब बहुत ज्यादा डर गए।
इसके बाद स्वरा एकदम जोर जोर से हंसने लगी और फिर सबको बोला कि सॉरी यार सॉरी, मैंने बस ये प्रैंक किया था, अब मैं सच में अपने कमरे में जा रही हूँ। और ये बोलकर स्वरा अपने रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह स्वरा जल्दी उठती है, अपना नाश्ता वगैरह करती है और कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है। इस टाइम पर जो वो बाकी 3 लोग थे वो सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं। जब दोपहर को स्वरा कॉलेज से वापस आई खाना खाने के लिए और ये सब लोग एक टेबल पे बैठे थे, तब स्वरा ने नोटिस किया कि जो ये तीनों लड़कियां हैं ना, इन सबके एकदम चेहरे उतरे हुए। ये तीनों एकदम मनहूस सी शक्ल बना के उस टेबल के अराउंड बैठे हुए थे। अब इस बीच जो कृतिका लड़की थी वो बोलती है स्वरा से कि तुमने हमें दोबारा से क्यों डराया। ये सुनकर स्वरा एकदम शॉक्ड हो गई। वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो बस एक ही बार प्रैंक किया था, उसके बाद तो मैं कमरे में चली गई थी अपने। पर इस बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया, सबको लगा कि स्वरा झूठ बोल रही है। कृतिका दोबारा बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, हम सब इतने ज्यादा डर गए थे और वो सीन इतना खतरनाक था। स्वरा बोलती है कि मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच में अपने कमरे में चली गई थी। जब एक बार मैंने प्रैंक किया तो मैंने बताया था ना कि मैंने किया है, पर दूसरी बार नहीं किया मैंने कुछ भी। अब जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी तब इन बातों के बीच जो आंटी का बेटा था वो एकदम शांत बैठा हुआ, गंभीर। अब यहाँ खाना वाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को ये सारे के सारे छत पे इकट्ठा होते हैं और छत पे इस टाइम पर आंटी का बेटा भी था। वो इनके साथ टहल रहा था और स्वरा नोटिस कर पा रही थी कि भाई वो बहुत टेंस लग रहा है, एज इफ कुछ बोलना चाह रहा हो। और अचानक से उसने सबको रोक दिया और बोला कि मुझे ना आप सबको कुछ बताना है। ये सब लोग एक टक उसकी ओर देख के उसकी बात सुनने लगे और तभी स्वरा ने देखा कि जो आंटी का बेटा है वो, जैसे सब लोग इसके सामने खड़े हैं, पर वो ना ऐसे डायगनली देख रहा है किसी को। और कुछ देर ऐसे देखने के बाद उसके एकदम पसीने छूटने लगे। इन सब ने पूछा कि क्या हो गया तुझे, से पसीना क्यों आ रहा है। पर यहाँ आंटी के बेटे ने कुछ जवाब नहीं दिया, तुरंत भाग के नीचे चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये सारे के सारे एकदम परेशान हो गए कि भाई अचानक से भाग क्यों गया। ये लोग भी उस डायरेक्शन में देखने लगे कि भाई किसको देख रहा था आंटी का बेटा, पर इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर के बाद स्वरा पूछती है कि अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बोल रहे थे कि सेकंड टाइम भी मैंने आपके साथ प्रैंक किया था, क्या हुआ था एग्जैक्टली। तब कृतिका बोलती है कि हम लोग मूवी देखने के बाद चुपचाप नीचे जाके अपने कमरे में सो गए थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपने घर की विंडो और डोर सब कुछ लॉक कर रखा था प्रॉपर तरीके से। अभी हमें लेटे हुए कोई आधे घंटे हुए थे कि अचानक से मेरे रूम की खिड़की खुल गई और फिर हमें अपने कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ टाइम के बाद हमने नोटिस किया कि वो फुटस्टेप हमारे कमरे के बाहर आके रुक गया है। अभी हम कुछ समझ ही पाते हैं कि जो वो खिड़की खुली थी ना, वहां से तुम्हारी आवाज में कोई हमारा नाम पुकार रहा था। यहाँ जो सौम्या लड़की है वो भी इस बात से अग्री करती है और श्रद्धा जो कि अपने कमरे में सो रही थी उसने भी बोला कि मुझे कल रात बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे नाक को पिलो रख के ऐसे प्रेस कर रहा है कि मैं बस अपना दम तोड़ दूं। फिर ये लोग दोबारा पूछते हैं कि क्या सच में तू नहीं थी स्वरा। स्वरा ने एकदम मना किया कि नहीं दीदी, मैं नहीं थी कल रात, मैं तो चुपचाप सो रही थी अपने कमरे में जाके। अब देखो यहाँ स्वरा को ये लगने लगा कि जैसे मैंने इनके साथ प्रैंक किया है तो ये सब भी ना मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ ये लोग उल्टा प्रैंक कर रहे हैं। तब यहाँ स्वरा वहीं छत पर खड़े खड़े ऐसे बोलने लगे कि वो जो भी है मेरे से भी आके मिलो, तुमने इन सबको अपना प्रेजेंस फील करवा दिया, मुझे तो कराया नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और इस तरीके से बोल बोल के ना वो जैसे जो रात को इन लोगों ने फील किया था बाकी लोगों ने, उसकी मौकरी करने लगे, मतलब उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई वो जो भी है, तुम तो मेरे पास आए नहीं, इनके पास चले गए, इनको फील करवा दिया, मुझे भी महसूस करना है। अब जब स्वरा ने ये सब बोला तब माहौल थोड़ा सा लाइट हो गया और ये सब लोग थोड़ी देर और छत पर टहलने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं। इसके बाद रात को सारे लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद स्वरा अपने कमरे में ऊपर आ गई। इन्होंने हरि स्तोत्रम चलाया और फिर एक सॉन्ग लगा के अपनी पढ़ाई करने लगी। अभी से पढ़ते हुए कोई आधे घंटे हुए थे कि जो श्रद्धा लड़की थी वो भाग के इसके कमरे में आती है। स्वरा ने देखा कि भाई श्रद्धा थोड़ी घबराई हुई है, तब इसने पूछा क्या हुआ। तब श्रद्धा बोलती है कि दीदी मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या आज रात को मैं आपके कमरे में सो जाऊं। स्वरा ने बोला कि ठीक है सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्रद्धा बोलती है कि दीदी
वो जो बालकनी वाला कांच का गेट है ना, उस पर आप एक कुछ कर्टन या कुछ चादर वगैरह टांग दीजिए। मुझे पता नहीं, उधर देख के बहुत डर लग रहा है। अब स्वरा ने बोला कि ठीक है। ये टेबल से एक वाइट चादर उठाती है और उसे जो वो कांच का पूरा सेटअप था उसके ऊपर डाल देती है कि भाई उसके आर पार कुछ ऐसे दिखाई ना दे। अब इसके कुछ टाइम के बाद श्रद्धा एकदम गहरी नींद में सो जाती है, पर स्वरा को अभी नींद नहीं आ रही। इसने अपने जो बुक्स पढ़ाई कर रही थी उसको साइड में रखा और चुपचाप बेड पे लेट के ऐसे हल्का सा कुछ म्यूजिक चलाया और अपने सर के ऊपर एक छोटी सी चादर रख ली कि भाई मुझे कैसे भी नींद आ जाए, क्योंकि सुबह उठ के मुझे कॉलेज जाना है। पर बहुत देर ऐसे लेटे रहने के बाद भी स्वरा को नींद नहीं आई और थोड़ी देर के बाद इसे वॉशरूम जाना था। ये अपने बेड से उठती हैं, फ़ोन साइड में रखा और वॉशरूम की तरफ जाने लगी जो इनके कॉरिडोर के एंड में था। अब वॉशरूम पहुंच के जैसे उसे खोलने के लिए स्वरा ने उस वॉशरूम के गेट पे हाथ रखा ना, भाई इसे किसी की बहुत तेज सांसें लेने की आवाज सुनाई देने लगी और ये फील कर पा रही थी कि वो आवाज धीरे धीरे स्वरा के बिल्कुल करीब आ रही है। अब इसने थोड़ी हिम्मत करके जो पास में जाली वाला गेट था उसे खोला, एक कदम बाहर निकाला घर के और नीचे देखा पहले, फिर ऊपर वाले सीढ़ी की तरफ देखा कि कौन है, पर कोई भी नहीं था। इस टाइम पर स्वरा को दोबारा से फील हुआ कि वो जो आवाज़ इसके करीब आ रही है ना, वो इनके कमरे से होके वॉशरूम तक आई है। ऐसा लग रहा था कि कोई जस्ट इनके पीछे ही खड़े होके एकदम गहरी सांसें ले रहा है। अब ये रियलाइजेशन होते ही भाई स्वरा को एकदम पसीने आने लगे। ये तुरंत वो जाली वाला गेट बंद करती है और बिना वॉशरूम यूज किए सीधा भाग के अपने कमरे के अंदर चली गई। अभी कमरे के अंदर पहुंच के बेड पे लेटती है और इनकी हार्ट बीट एकदम तेज हो रखी है। इसी बीच श्रद्धा की नींद खुल गई। वो अपने फोन का फ्लैशलाइट चलाती है और पूछती है कि दीदी क्या हो गया। तब यहाँ स्वरा बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। आज थोड़ा ज़्यादा काम था कॉलेज में, इसके लिए शायद थक गई हूँ, इस वजह से ये सब हो रहा है। अब यहाँ स्वरा थोड़ा पानी पीती है और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी, पर इन्हें नींद नहीं आ रही थी। भाई इनके दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि वो किसकी आवाज़ थी, वो कौन था जो ऐसे तेज तेज सांस ले रहा था। अब कुछ देर के बाद इन्हें ना बहुत घबराहट होने लगी और ये उठ के अपने बेड पे बैठ जाती है। जब ये बेड पर बैठी तब इसकी नज़र उस कांच वाले गेट पे जाती है जिसपे इन्होंने वो वाइट चादर टांग रखा था। उधर एकदम डिम सी रोशनी थी और स्वरा उस रोशनी में देखती हैं कि जैसे वो जो चादर डाला था तो वो पूरा जमीन तक नहीं आ रहा है, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। और ये देखती हैं कि भाई वो जो गैप था ना, वहां पर किसी के 2 पैर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था कि उधर कोई खड़ा है और उसकी पूरी बॉडी उस चादर के पीछे ढकी हुई है। अब ये देख के स्वरा बहुत ज्यादा डर जाती है, उसकी तरफ लगातार देखे जा रही है और देखते देखते वो पैर गायब हो गए वहां से। अब इस टाइम पर स्वरा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये चुपचाप अपने मुंह पे चादर डाल के अपना हरि स्तोत्रम का जाप करते हुए सोने की कोशिश करने लगती है। अब जैसे तैसे वो रात बीती और अगली सुबह ये अपने रेगुलर रूटीन में आ जाती है। अपना नाश्ता वास्ता किया और फिर उसके बाद कॉलेज गई। जब कॉलेज से वापस आई तब इनको पता चलता है कि वो जो दोनों लड़कियां आई थी ना नीचे वाले फ्लोर पे, कृतिका और सौम्या, ये दोनों हॉस्टल छोड़ रही हैं। अब इस पर स्वरा ने जो कृतिका लड़की थी उसको साइड में ले जाके पूछती हैं कि दीदी क्या हो गया, आप लोग क्यों छोड़ रही हैं हॉस्टल। तब कृतिका ने बोला कि देखो स्वरा, हमने जब से वो मूवी देखी है ना तब से रोज़ हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है। मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि तुम भी ये हॉस्टल छोड़ दो, यहाँ पर कुछ है गड़बड़ जो हम समझ नहीं पा रहे। जब से ये सब हुआ है भाई मेरी फीवर नहीं जा रही और सौम्या एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होने लगी, इसलिए हम लोग ये हॉस्टल एकदम इमीडिएट बेसिस पे छोड़ रहे हैं। अब अगले दिन जब स्वरा कॉलेज से वापस आई तब इन्होंने देखा कि भाई कृतिका और सौम्या ने रूम छोड़ दिया है। अब उनके जाने से थोड़ा अपसेट हो गई कि भाई इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रखी थी और ये लोग चले गए यहाँ से। अब उस शाम को स्वरा मंदिर जाती है और मंदिर में भगवान के सामने ऐसे प्रार्थना की कि भगवान मुझे कुछ क्लू दीजिए, कुछ हिंट दीजिए, रास्ता दिखाइए कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे प्रार्थना करके स्वरा वापस अपने हॉस्टल आ जाती है। अब मंदिर से आने के बाद रात को स्वरा ने हल्का फुल्का डिनर किया और फिर ये अपने कमरे में चली गई सोने। सोने से पहले इन्होंने अपने बाल खोले, थोड़ा सा फेस पे रोज वाटर लगाया और चुपचाप जाके अपने बेड पर लेट गई। जो श्रद्धा है वो इस समय नीचे अपने कमरे में है।
अब रात को लेटे लेटे करीब 12:45 हो चुके थे। स्वरा लगातार यही सोच रही थी कि भाई उन दोनों ने हॉस्टल क्यों छोड़ दिया, और कल जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये सब क्या था। इनके दिमाग में लगातार एक कोलाहल चल रहा है। और फिर स्वरा को जब हल्की सी नींद आई तब इनको एक आवाज आती है कि स्वरा, तुम ऐसे परेशान ना हो, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। और ये आवाज उनके दूसरे बेड से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस दूसरे वाले बेड पर कोई लेटा हुआ है। भाई साहब, जैसी स्वरा को वो आवाज सुनाई दी ये एकदम सहम जाती है। इन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था और इनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई चादर हटा के देखे उधर बेड की तरफ कि कौन है। ये चुपचाप आंख बंद करके ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे इन्होंने वो आवाज सुनी ही ना हो। अब अगली सुबह जब स्वरा की नींद खुली तब ये बताती है कि मेरा सर एकदम भारी भारी सा लग रहा था, मेरा कॉलेज जाने का भी मन नहीं हो रहा था उस दिन। अब उस दिन स्वरा को सुबह उठते हुए 11 बज गए थे। ये नीचे जाती है, अपना हल्का फुल्का नाश्ता करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। जब ये उस दिन कॉलेज नहीं गई तब दोपहर के टाइम इनके एक दोस्त अनिकेत का कॉल आया। उन्होंने पूछा कि स्वरा क्या हो गया, आज कॉलेज क्यों नहीं आई। तब स्वरा बोलती है कि मेरा आज मन नहीं था और ना मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। एक काम करो, तुम और त्रिशा अभी मेरे हॉस्टल में आ जाओ, मुझे कुछ बात करना है तुम लोगों से। अब जहां पर स्वरा रहती थी वहां से कोई 2.5 किलोमीटर दूर इनके दो दोस्त त्रिशा और अनिकेत भी रहते थे। अभी शाम के 5 बजे दोनों स्वरा के हॉस्टल पहुंच गए और स्वरा यहाँ पर आंटी से परमिशन लेती है कि आंटी हमें कुछ अपना प्रोजेक्ट का काम वाम करना है, तो इन दोनों को एक आध दिन मैं अपने वहाँ रूम में रखूंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आंटी बोलती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ स्वरा इन दोनों से डिस्कस करती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और दो जो लड़कियां थी उन्होंने भी हॉस्टल छोड़ दिया, मुझे भी पिछले 3-4 दिन से इस तरीके से फील हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना रूम चेंज कर दूँ। अब इस टाइम पर अनिकेत बोलता है कि देखो अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें अपनी फैमिली में डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करके शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह, जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है रूम। फिर त्रिशा ने बोला कि जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके बाजू वाले बिल्डिंग में एक कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहाँ पर चल के देख सकती हो। अब अपने दोस्तों से राय लेने के बाद स्वरा ने मन बना लिया कि भाई मैं ये हॉस्टल छोड़ दूंगी। अब अगली सुबह ये अपने घर पे कॉल करती हैं और इन्होंने अपने पापा को ये बोला कि पापा यहाँ पर ना मेरे कोई दोस्त नहीं है और मैं ऐसे अकेले अकेले रहती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे दूसरे जगह शिफ्ट होना है। ये बात नहीं बताई कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है पिछले 3-4 दिन से। अब यहाँ स्वरा के पापा आराम से इसकी बात सुनते हैं और आज तक इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया इसको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, शाम को मैं तुम्हारे भाई को भेजता हूँ वहाँ पे और उसके साथ जाके रूम देख लेना। मैंने आपको बताया था कि स्वरा का घर बनारस से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, तो इनके भाई के लिए यहाँ पर आना और ये सब कुछ फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले जब स्वरा सबके साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी तब नाश्ता खत्म करने के बाद इसने आंटी को बोला कि आंटी मैं ये हॉस्टल छोड़ दूंगी अभी। अब स्वरा के इस डिसीजन से एकदम आंटी शॉक हो गई। जो अंकल थे वो एकदम गुस्से से इसकी ओर देखने लगे और जो श्रद्धा लड़की थी वो एकदम कंफ्यूज हो गई कि ये क्या बोल रही है दीदी। पर स्वरा बिना कुछ रिएक्ट किए सीधा अपना नाश्ता खत्म करती है और उसके बाद ये कॉलेज चली गई। कॉलेज से आने के बाद इन्होंने खाना खाया और उसके बाद अपने रूम में जाके लेट जाती है। जब ये रूम में लेट रही थी तब श्रद्धा इसके कमरे में आती है, आके बोलती है कि दीदी आप ये हॉस्टल छोड़ के जा रही हैं, मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लग रहा और मुझे बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है इधर। मैंने अपने घर पे कॉल किया बताने के लिए तो मेरे घर वाले मुझे डांटने लगे कि ऐसे तुमको मूवी देखना है, स्कूल वगैरह जाना नहीं है और तुम ऐसे पढ़ाई करने के बजाय ऐसा बहाना बना रही हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, मुझे भी आप अपने साथ लेके चलिए। अब यहाँ श्रद्धा की बात सुनकर स्वरा को उस पर बहुत तरस आ रहा था कि भाई कैसे पेरेंट्स से समझ नहीं रहे। इसने इसके पेरेंट्स से पहले 1-2 बार बात कर रखी थी। तब स्वरा ने बोला कि ठीक है अपने पापा को फ़ोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। स्वरा इनके पापा से बात करती है कि अंकल यहाँ पर श्रद्धा कैसे अकेले रहेगी, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तब उधर से श्रद्धा के पापा बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में इसकी एक और फ्रेंड उसी हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली है और तब ये दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। तुमको हॉस्टल छोड़ के जाना है, जाओ, मेरी बेटी के बीच में इंटरफेयर मत करो। अब ये सब बात होने के बाद भाई स्वरा ने फ़ोन काट दिया। अब ये भी लाचार थी, क्या करती। शाम को स्वरा का भाई आता है और ये अपने भाई के साथ चली जाती है नया कमरा देखने। अब जो त्रिशा ने कमरा बता रखा था ये दोनों भाई बहन जाते उसे देखने के लिए और भाई जब ये वहाँ पहुंचे तो पाते हैं कि भाई वो कमरा बहुत ज़्यादा गंदा है, आसपास का माहौल सही नहीं था और उधर से एकदम नेगेटिव वाइब आ रही थी। स्वरा के भाई ने बोला कि देखो ये कमरा सही नहीं है, अभी कुछ टाइम तक हॉस्टल में रहो और हॉस्टल में रह के तुम अपने लिए कमरा ढूंढो, कोई अच्छा ढंग का कमरा मिलेगा तब मुझे फ़ोन कर देना, मैं आके शिफ्ट करवा दूंगा। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि स्वरा सबको बोल चुकी थी कि मैं ये हॉस्टल छोड़ रही हूँ, इस चीज़ से कैसे कोप अप किया जाए।
तब इनके जो भाई थे ये आते हैं हॉस्टल में वापस स्वरा के साथ, और इन्होंने आंटी से बोला कि आंटी अब पता है ना कि ऐसे रिश्तेदार बात बनाने लगते हैं, तो किसी रिश्तेदार के फोर्स करने पर उनके पहचान के एक रूम पे हम गए थे देखने के लिए, ताकि हमारे उस रिश्तेदार की बात भी रह जाए और मतलब ऐसे बात बिगड़े ना। हमने जाके रूम देखा और मना कर दिया, वो तो हमें बस फॉर्मेलिटी करना था। स्वरा के भाई ने इस चीज को थोड़ा इस तरीके से डिप्लोमेटिकली खेलने की कोशिश की। इसने बोला कि स्वरा आपके ही हॉस्टल में रहेगी, आप ऐसे चिंता मत कीजिए। पर उस दिन के बाद से अंकल आंटी का बिहेवियर एकदम बदल चुका था। जब स्वरा नीचे जाके ऐसे नाश्ता करने के लिए बैठती, तब जो अंकल हैं वो इसको ऐसे एकदम रूडली बिहेव करते, बोलते कि तुम आई हो खाना खाने, चुपचाप खाना खा के अपने कमरे में जाओ, ज़्यादा रिश्तेदारी करने की जरूरत नहीं है। और पहले जो एकदम फैमिली वाला हिसाब किताब था वो पूरी तरीके से बदल जाता है। अब यहाँ स्वरा अंदर ही अंदर प्लान करने लगी कि भाई मुझे ये कमरा छोड़ना ही छोड़ना है। ये रोज कॉलेज खत्म होने के बाद थोड़ी देर जाके अपने लिए हॉस्टल वगैरह देखती और फिर वापस इस वाले हॉस्टल में आ जाती। अब यहाँ जैसे जैसे दिन पास हो रहा था ना, स्वरा का हाव भाव एकदम बदलता जा रहा था। इसका डेली रूटीन एकदम इंटरप्ट होने लगा था। एक रात स्वरा डिनर करने के बाद अपने कमरे में आई और चुपचाप लेट जाती है। इन्होंने अपने कमरे का जो डोर था वो हल्का खोल रखा था, क्योंकि अभी नीचे इनकी श्रद्धा से बात हुई थी कि डिनर करके श्रद्धा थोड़ी देर के बाद इनके कमरे में आएगी ऊपर। अब बेड पर लेटे लेटे स्वरा की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब नींद खुली तो दोपहर के 11:30 बज रहे थे। इसने देखा कि भाई इनके मम्मी के 4 मिस कॉल पड़े हुए हैं और इसके साथ 2 मिस कॉल श्रद्धा के भी थे। ये सुबह उठ के सीधा जाती है श्रद्धा के कमरे में। श्रद्धा ने बोला कि दीदी आज आप इतना लेट उठी, कल रात को मैं आई थी आपके कमरे में पर आपका कमरा अंदर से लॉक था। पर स्वरा को साफ साफ याद था कि भाई इसने अपने कमरे का गेट खोल के रखा है ताकि श्रद्धा बिना किसी इंटरप्शन के अंदर आ सके। फिर श्रद्धा बोलती है कि मैंने आपको कॉल किया, जब आपने कॉल नहीं उठाया तो मैंने आपके डोर पे नॉक किया। नॉक करके मैंने पूछा कि दीदी आप ठीक हैं? तब आपने अंदर से जवाब दिया कि हाँ। मैंने दोबारा से पूछा कि अच्छा अभी आपको सोना है तो मैं जाऊं क्या अपने कमरे में? और आपने फिर से हाँ बोला सिर्फ। अब स्वरा ये सुन के अंदर ही अंदर कांपने लगी, क्योंकि एक तो उन्होंने कमरे का गेट लॉक नहीं किया था और इसकी उस रात श्रद्धा से कोई बातचीत भी नहीं हुई थी कि भाई जिस पे उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। स्वरा बोलते कि हाँ थोड़ी कल तबीयत मेरी ठीक नहीं थी इसलिए मैं सो गई थी जल्दी। अब यहाँ पर स्वरा को लगा कि अगर मैंने श्रद्धा को ऐसा बोला कि मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था तब ये और ज्यादा डर जाएगी। ये ऑलरेडी डरी हुई है। अब माहौल को थोड़ा चेंज करने के लिए श्रद्धा से इन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हारी वो फ्रेंड कब आ रही है? अब श्रद्धा बोलती है कि आ जाएगी 3-4 दिन में। अब ये सब बात करने के बाद ये लोग दोपहर में खाना खाने टेबल पे बैठते हैं और खाना खा के जैसे ही श्रद्धा अपने कमरे के अंदर गई, भाई इसे अचानक बहुत तेज उल्टी होने लगती है। श्रद्धा का सर एकदम भारी हो जाता है और ये वहीं जमीन पे गिर जाती है। अब इसके बाद स्वरा और आंटी ने मिलकर श्रद्धा को जैसे तैसे उठाया, उसके मुंह पर पानी का छींटा वटा मारा। स्वरा इनके लिए नींबू पानी लेके आती है ताकि इसे थोड़ा बेटर फील हो सके और इसके बाद ये अपने कमरे में चली गई। शाम को जब ये वापस उतर के गई श्रद्धा के कमरे में, तब ये देखती हैं कि श्रद्धा का जो चेहरा है ना वो एकदम डल पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो एकदम पता नहीं कितने महीनों से बीमार है। इन्होंने श्रद्धा की मम्मी को कॉल किया। भाई ऑलरेडी पहले डांट खा चुकी थी पर फिर भी कॉल किया। कॉल करके बोला कि आंटी यहाँ इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और इस टाइम स्वरा ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तब आंटी बोलती है कि ठीक है एक काम करो, जब तक उसकी फ्रेंड नहीं आती है तब तक तुम रहो श्रद्धा के साथ, और जब उसकी फ्रेंड आ जाएगी तब तुम तीनों एक साथ में कमरा देख के वहाँ शिफ्ट हो जाना और अब प्लीज़ श्रद्धा के लिए थोड़ी दवाई वगैरह का इंतजाम कर दीजिए। अब दिक्कत ये थी कि श्रद्धा के फैमिली वाले बनारस से थोड़ी दूरी पे रहते थे, इतना पॉसिबल नहीं था कि वो फ्रिक्वेंटली आ जा सके। अब ये सब बात होने के बाद स्वरा दवाई लेने के लिए जाती है और वहाँ से वो सीधा मंदिर गई। मंदिर में जाके प्रार्थना किया और जो विष्णु भगवान को फूल चढ़ा हुआ था वो एक फूल लेके अंदर हॉस्टल में आ गई। इन्होंने वो फूल लेके श्रद्धा के पैर में टच किया और फिर जो इनका हरि स्त्रोत्रम था उसका जाप किया। इसके बाद ये सब लोग डिनर करते हैं। इसने श्रद्धा को दवाई दी और दवाई देके वापस स्वरा अपने कमरे में आ गई। यार एक बात मैंने पूरे इस कहानी में नोटिस की कि स्वरा जो लड़की थी इसका कैरेक्टर बहुत तगड़ा था भाई। ऐसे हार मानने वाली में से नहीं थी और अगर दोस्ती की है तो भाई से छोड़ के जाने वाले में से नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट कि स्वरा ने जो अपनी यहाँ पर जिंदा दिली दिखाई उसके लिए। अच्छा अब आगे जानते हैं कहानी में क्या हुआ। अब इसके अगले दिन भी स्वरा ने सेम प्रोसेस रिपीट की। रात को डिनर करने के बाद श्रद्धा को इसने दवाई दी और आज श्रद्धा ने बोला कि दीदी आप प्लीज़ आज मेरे कमरे में ही सो जाइए, मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। स्वरा ने बोला कि ठीक है। अब स्वरा यहाँ श्रद्धा के कमरे में सो रही हैं और ये बताती हैं कि मुझे रात भर ऐसा फील हो रहा था
कि कोई मुझे ना एकदम फोर्स कर रहा है कि तुम अपने कमरे में जाओ वापस। रात भर एकदम अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, मुझे अपने बेड के पास में किसी की प्रेजेंस फील होना, और मैं बहुत अनईजी रही पूरी रात। अब जैसे तैसे स्वरा ने श्रद्धा के कमरे में ही वो पूरी रात गुजारी। अब अगली सुबह जब इनकी नींद खुली तब इन्होंने देखा कि श्रद्धा की तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है। ये फिर कॉलेज जाती हैं और फिर वापस आने के बाद दोपहर का लंच किया, और लंच करने के बाद शाम को श्रद्धा और स्वरा ये दोनों छत पे चले जाते हैं टहलने के लिए। अब ये बताती हैं कि जब हम ऊपर छत पे टहल रहे थे तब जो हमारे हॉस्टल से जस्ट चिपकी हुई बिल्डिंग थी ना दूसरी वाली, हमने देखा कि उसके छत पर एक आदमी टहल रहा है। अब स्वरा की नज़र उस आदमी पर गई। इन्होंने श्रद्धा को बोला कि 1 मिनट रुक, मैं उधर थोड़ा बात करके आती हूँ। ये अपने बिल्डिंग के एंड पे जाती हैं जहाँ से उस आदमी का छत शुरू हो रहा था। इन्होंने उससे पूछा कि भैया आप यहीं पे रहते क्या, मतलब ये आपका घर है या रेंट पे रह रहे हैं? तब उस लड़के ने बोला कि नहीं, ये तो मेरा ही घर है। अब यहाँ बिल्कुल बिना समय गंवाए स्वरा सीधे पॉइंट पे आ जाती है, पूछती है कि भैया हमारी मदद करेंगे आप? तब उस लड़के ने बोला कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बात कर रही है? तब स्वरा बोलते कि भैया यहाँ पर ना हमें किसी नेगेटिव चीज़ की प्रेजेंस फील होती है। हमारी 2 सीनियर दीदी थी, उन लोगों ने भी हॉस्टल छोड़ दिया और हमारे साथ रोज कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। मैं ये सब चीज़ कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि आपने हमें कुछ जानकारी दी है। प्लीज़ अगर आप यहाँ के लोकल हैं, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा ज़रूर इस हॉस्टल के बारे में, प्लीज़ आप बताइए। तब उस लड़के ने बोला कि जहाँ पे आप रह रहे हो ये पहले एक बॉयज़ हॉस्टल था। इस हॉस्टल में एक लड़के ने फांसी लगा कर ली थी। उस टाइम पर जो इस हॉस्टल के रियल ओनर थे उन्होंने इस बिल्डिंग को रेंट पर दे रखा था। जब ये सब हुआ तो तुरंत इस हॉस्टल को शट डाउन कर दिया गया और इसके रियल ओनर ने हॉस्टल के कुछ पार्ट को तोड़वा कर दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अब चूंकि यहाँ आसपास सब लोग बहुत रिजर्व है, ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाई। उस ओनर ने तुरंत इतने सारे काम, कंस्ट्रक्शन वर्कर सब कुछ लगा दिए कि वो जो चीज़ थी ना, उसकी इंटेंसिटी थी उस सोसाइटी की, वो दब जाती है। इसके बाद जो ये अंकल आंटी हैं, इन्होंने इस बिल्डिंग को रेंट पर लेके यहाँ पर एक नया हॉस्टल खोल दिया है जिसमें अभी आप रह रहे हो। स्वरा ये सब सुन के भाई एकदम शॉक। ये तुरंत श्रद्धा के पास जाती हैं, उसका हाथ पकड़ती है और सीधे अपने कमरे में लेके आती है और उसने श्रद्धा को सामने बेड पे बैठाया और सारी बात बताई कि भाई देख ऐसे ऐसा सीन है, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। पर स्वरा बताती हैं कि शायद जिस लड़के के बारे में भैया ने मुझे बताया ऊपर, वो भी इन सारी बातों को सुन रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसका ये सच सबके सामने आए। अब उसके अगले दिन से ही स्वरा को उस लड़के की परछाई दिखाई देने लगी। उसे हमेशा फील होता कि ये ना स्वरा को बुला रहा है अपने पास। रह रह के उस लड़के के पुकारने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी स्वरा को, और ये सेम चीज़ श्रद्धा के साथ भी होने लगी। उसे दिन दहाड़े अपने आसपास उस लड़के की परछाई दिखाई देती। अब जैसे जैसे दिन पार हो रहा था, स्वरा और ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी, उसका सर भारी रहने लगता, कॉलेज जाना भी छोड़ दिया उसने। स्वरा ने बताया कि मैंने बहुत बार ये बात पापा को फ़ोन पर बताने की कोशिश की, पर हमेशा मुझे ऐसा लगता कि कोई ना फोर्स मुझे रोक रही है कि मैं ये चीज़ें अपने पापा को ना बोलूँ। स्वरा एक तरीके से यहाँ पे एकदम घुट घुट के जीने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब ना इनकी जान निकल जाएगी और ये उस लड़के के साथ चले जाएंगी। अब एक रात जब इन्हें नींद नहीं आ रही थी तब इन्होंने अपना हरि स्तोत्रम चलाया और एकदम फूट फूट के रोई। रोने के बाद इन्होंने अपने मन को मजबूत किया और सोचा कि आज मैं पापा को सारी बात बता के ही रहूँगी। अभी स्वरा अपना फ़ोन उठाती है पापा को कॉल करने के लिए, और भाई जैसे ये उसके टच पे हाथ रखती है, देखती है कि उसके फ़ोन में अजीब तरीके से ऐसे फ्लक्चुएशन होने लगा। ऐसा होता है ना कि जैसे टीवी का सिग्नल ख़राब हो जाता है, उस तरीके से कुछ होने लगा इनके फ़ोन में। ये टच करके कॉल ही नहीं कर पाए अपने पापा को, तो इन्होंने गुस्से में फ़ोन एकदम दूर फेंक दिया। एकदम इरिटेट होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे पता है कि तुम ही हो यहाँ पे, तुम ये सब कर रहे हो और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आए। मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम फालतू में हम लोगों को परेशान कर रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसी कमरे में बैठ के मेरी बात सुन रहे हो, और तुम कुछ भी कर लो, मैं ये हॉस्टल छोड़ के रहूँगी और मैं सबको बताऊँगी कि हॉस्टल में क्या हुआ था, ताकि कोई और दोबारा आके यहाँ पे ना रहे। अब स्वरा बोलती है कि ये सब करने के बाद मुझे बस इतना याद है कि अगली सुबह मेरी नींद खुली सीधा। अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं फटाफट नाश्ता करके कॉलेज जाने के बहाने निकली बाहर, और मैंने उसी टाइम पापा को कॉल किया और सारी बात उनको बताई। अब यहाँ जो स्वरा के पापा है ना,
ये थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं भगवान का। इन्होंने इसकी बात सुनी और बोला कि तुमने ये सब बात पहले क्यों नहीं बताया। एक काम करना, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के सोना, और अकेले नहीं सोना है, श्रद्धा को अपने साथ लेके सोना। वॉशरूम जाओगी तब भी तुम दोनों साथ में जाओगी। जल्द ही मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये बोलकर उन्होंने फोन काटा और वहीं घर से इनके लिए पूजा करनी स्टार्ट कर दी। अब उस रात स्वरा और श्रद्धा ये दोनों साथ में सो रही थी और पूरे रात भाई ऐसी डरावनी आवाजें इनको आ रही थी कि बस कोई अगर कमजोर दिल का होता तो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती। स्वरा ने श्रद्धा को अपने छोटे से बेड पे पास में लिटा रखा था और उसका हाथ पकड़ के रखा था कि कुछ भी हो जाए ऐसे हम अलग अलग नहीं रहेंगे। अब जब अगली सुबह हुई तब स्वरा श्रद्धा को जगाती है और बोलती है कि फटाफट अपना सामान जाके पैक करो, हम यहाँ से आज ही निकलेंगे। यहाँ श्रद्धा नीचे चले गई कमरे में सामान पैक करने और स्वरा यहाँ पर अपना सामान पैक करने लगती है। और इसी बीच इनके पापा का कॉल आता है। उन्होंने कॉल पर एकदम घबराते हुए बोला कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम अभी के अभी वहां से निकलो, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। स्वरा बोलती है कि पापा हम बस अपना सामान पैक कर रहे हैं। श्रद्धा भी नीचे अपने कमरे में सामान पैक कर रही है और जैसे ही पैक हो जाएगा हम लोग निकल जाएंगे। तब इसके पापा ने बोला कि बेटा श्रद्धा थोड़ा लेट से भी निकलेगी तो चलेगा, पर तुम अब भी तुरंत निकलो, सामान का हम लोग बाद में देख लेंगे। फिर इसके पापा बोलते हैं उस घर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाके मुझे कॉल करना। अब आनन फानन में स्वरा अपना पूरा सामान जितना हो सकता था सब कुछ पैक किया और उसे लेके नीचे आ गई। नीचे अंकल आंटी खड़े थे वहीं पे। जब बोलती है उनको कि मैं ये हॉस्टल छोड़ के जा रही हूँ। अब ये सुन के अंकल और आंटी दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। आंटी बोलती है कि स्वरा अब अगर जाओगी तो वापस मत आना इधर, खुद तो जा रही हो, हमारी हॉस्टल के दूसरी लड़की को भी लेके जा रही हो। तब श्रद्धा यहाँ बोलती है कि आंटी मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, इसमें स्वरा दीदी का कोई हाथ नहीं है। अब फोन पर स्वरा के पापा ने यह भी बताया था कि जो वो अंकल का एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारे, और इनका एक घर बन रहा था जिसमें ना काफी टाइम से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये लोग जब भी उधर सीमेंट बालू का सब काम शुरू करते इनका कोई ना कोई दीवार गिर जाता, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। और फोन पर स्वरा के पापा ने बोला था कि तुम अपने अंकल आंटी से ये जरूर बोलना कि ये सब जो हो रहा है ना, कि आपके घर नहीं बन रहा प्रॉपर तरीके से, बार बार अड़चन आ रहा है, और जो आपके पैर में एक्सीडेंट होकर चोट लगा है, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब नेचुरल नहीं है। और स्वरा ने ठीक ये बात इन दोनों को बताई। स्वरा बोलती है कि यहाँ पर उस लड़के की आत्मा है और कभी वो आपको शांति से नहीं रहने देगी और इस हॉस्टल में कोई नहीं रहेगा। अब ये सुनकर अंकल एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुम फालतू में हमारे हॉस्टल को बदनाम कर रही हो, तुम देख लेना हम इसको चला के दिखाएंगे। और ये बोलते बोलते अचानक से अंकल की आवाज रुक जाती है। अब इनके कंठ से कोई वोकल ही नहीं, मतलब कोई आवाज ही नहीं निकल रही है बाहर। अब आंटी ने उनकी हालत देखी तो वो भी बहुत घबरा गई। आंटी को इस टाइम पर भरोसा हो रहा था कि भाई ये लड़की सही बोल रही है। और इसी बीच अंकल आंटी का बेटा भी बोलता है कि मम्मी पापा मैं जब भी घर के किसी भी कोने में जब अकेले रहता हूं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा होके मेरा सर एकदम जोर से दबा रहा है, और वो इतना तेज दर्द होता है ऐसा लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। स्वरा दीदी ठीक बोल रही है, यहाँ पे कुछ है गड़बड़, हम लोग को भी इधर नहीं रहना चाहिए। स्वरा आंटी को बोलती है कि आंटी अपना ध्यान रखिएगा, मैं तो जा रही हूँ, पर आप लोग को भी इस चीज पे जल्दी एक्शन लेना चाहिए, कभी ना कभी तो इसकी सच्चाई सामने जरूर आएगी। अब इस टाइम पर श्रद्धा ने भी जितना सामान हो सकता था पैक कर लिया। वो स्वरा को बोलती है कि मैं दीदी आपके साथ ही चलूंगी। अब ये दोनों अपना सामान लेके स्वरा के पापा ने एक रिलेटिव का एड्रेस दिया था वहां पे चले जाते हैं। अब ये सब होने के अगले ही दिन स्वरा के पापा इनके पास आते हैं और इन्होंने स्वरा और श्रद्धा दोनों के लिए एक अच्छा सा रूम ढूंढ के उनको वहां पर शिफ्ट किया। अच्छा, ये पूरी घटना ना 2021-22 की है। स्वरा बताती हैं कि अपना कॉलेज, अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ये 2025 में पीजी में एडमिशन लेती है, पोस्ट ग्रेजुएट में। और एक दिन ऐसे ही मार्केट में टहलते हुए इनकी मुलाकात आंटी के बेटे से हो जाती है, ठीक 4 साल के बाद। अब लड़के ने जैसी स्वरा को देखा, भाई ये पहचान गया, बोलता है कि आप स्वरा दीदी है ना? ये बोलती है हाँ। फिर इन्होंने पूरा हालचाल पूछा कि अंकल आंटी कैसे हैं, हॉस्टल का क्या चल रहा है। तब वो आंटी का बेटा बताता है कि अभी वो हॉस्टल बंद हो गया है। आपके जाने के कुछ दिनों के बाद मैंने उस लड़के को बिल्कुल सामने एकदम भयानक से रूप में देखा, और जब ऐसा हुआ तब उसके अगले 3 महीने तक मेरी तबीयत खराब रही। उसने ये भी बताया कि अंकल आंटी दोनों लोग पछता रहे थे कि आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने। अब फिर लड़के के मम्मी पापा ने पंडित जी को अपने घर पे बुलाया कि भाई आप देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है इधर, और इन्होंने साथ साथ स्वरा की भी बात उस पंडित जी को बताई। तब उस पंडित ने बोला कि इस लड़की की आत्मा यहाँ पर थी तो, पर ना वो शांत थी एकदम,
क्योंकि जितने लोग हॉस्टल में रह रहे थे उस टाइम पे, उनमें से किसी ने भी उस लड़के को कोई परेशान नहीं किया था। उसने अपने प्रॉब्लम से परेशान होकर सुसाइड किया। इसकी वजह से उस लड़के की आत्मा किसी को हार्म नहीं करती थी और ऐसे मतलब हॉन्ट नहीं करती थी जल्दी किसी को। जो अंकल आंटी का बेटा फील करता था कि कोई पीछे खड़े होकर उसका सर दबा रहा है, वो इसलिए फील करता था क्योंकि उस लड़के की आत्मा सिर्फ ना अपना प्रेजेंस फील करवाना चाहती थी। उसका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, पर वो चाहती थी कि भाई लोग उसे नोटिस करे, उनको पता हो कि भाई इधर एक स्पिरिट रह रही है। पर उस शाम स्वरा ने जब छत पे खड़े होके उसको कॉल किया, ऐसे बोला था मजाक में ही कि तुम जो भी हो मुझे भी अपना प्रेजेंस फील करवाओ इस तरीके से, तब उस लड़के की आत्मा को थोड़ा अपनापन फील हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो उसकी केयर कर रहा है, उसको कॉल आउट कर रहा है। यही कारण है कि उसकी आत्मा फिर से पूरी तरीके से जागृत हुई और सबको फील होने लगी। उस लड़के की आत्मा चाहती थी कि स्वरा को वो अपने साथ लेके चले जाए, और जब ऐसा नहीं हो पाया, स्वरा श्रद्धा सब हॉस्टल छोड़ के चले गए, तब उस लड़के की आत्मा ने, जो अंकल आंटी का बेटा था, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। उस पंडित जी ने स्वरा के लिए यह भी बताया कि किसी कीमत पर वो उस हॉस्टल की तरफ दोबारा ना जाए, क्योंकि उस लड़के की आत्मा स्वरा की प्रेजेंस को फील कर सकती है, और अगर स्वरा यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ी तो ये उस पर अटैक करके अपने साथ लेकर चली जाएगी। और ये भी एकदम सख्त हिदायत दी कि किसी कीमत पर उस लड़के की आत्मा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से कि उस लड़के की आत्मा को लगे कि भाई ये लोग मुझे याद कर रहे हैं या फिर मुझे कॉल आउट कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आत्मा फिर से जागृत होगी, और इस टाइम जब वो जागृत होगी तो और ज्यादा पावरफुल होकर आएगी। पंडित जी ने उसके बाद मंत्रों से उस घर को बांधा, पर आज के टाइम पर वो हॉस्टल बंद हो चुका है, वहां पर अभी कोई नहीं रहता। अच्छा, ये सेम चीज जब स्वरा के पापा ध्यान में बैठे थे तब उनको दिखाई पड़ गई थी कि भाई वो लड़के की आत्मा स्वरा को अपने साथ ले जाना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को बोला था कि जितनी जल्दी हो सके वो हॉस्टल छोड़ के निकल, क्योंकि ये देख पा रहे थे कि जिस इंटेंसिटी से वो लड़के की आत्मा स्वरा को साथ ले जाना चाहती है, अब थोड़े और दिन अगर ये यहाँ पे रह गई तब कोई भी पंडित या कोई ऐसे तांत्रिक स्वरा को बचा नहीं पाएगा। वो लड़का स्वरा को अपने साथ ले जाकर ही मानेगा। पर यहाँ स्वरा की जो स्पिरिचुअलिटी थी, उनका जो आत्मसंकल्प था, जो उनकी दृढ़ता थी, उन्होंने स्वरा को और साथ साथ श्रद्धा को भी प्रोटेक्ट किया, और फाइनली ऐसा हुआ कि भाई अब दोनों लोग सेफ हैं। इतनी कहानी मैंने पढ़ी, पर स्वरा के लिए दिल से मतलब सैल्यूट भाई, बहुत हिम्मत दिखाई इन्होंने। तो यार ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।